वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेंडा राउटर। टेंडा राउटर के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ मैं। इसके किस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं टेंडा राउटर को। मैक्सिमम लोगों ने टेंडा राउटर परचेज़ किया होगा क्योंकि इसकी 2-3 रीजंस हैं। बेसिकली फर्स्ट रीज़न ये है, टेंडा राउटर का जो प्राइसिंग है वो सबसे कम है, लोएस्ट है। इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के अंदर में ज़्यादा यूज़ लिया जाता है टेंडा राउटर, क्योंकि कॉस्टिंग वाइज ये चीप पड़ता है। प्लस जितने भी सीसीटीवी सर्विलेंस के डिवाइसेस हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए जियोफाई डोंगल से कनेक्ट करने के लिए आप टेंडा राउटर को यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजीली आपके जियोफाई डोंगल से कनेक्ट होकर के एज ए रिपीटर मोड आपके डीवीआर या एनवीआर को इंटरनेट दे देता है। तो उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है टेंडा राउटर को, और टेंडा राउटर में क्या क्या फ़ीचर होते हैं, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो वो सारा जान लेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बता देता हूँ। ये जो पहला पेज आपको फ्रंट पेज दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो पेज है ये है स्टेटस। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपको राउटर का स्टेटस बता रहा है कि इंटरनेट का कनेक्शन का स्टेटस क्या है। अगर डिवाइस कनेक्टेड है तो वो कनेक्शन का स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बेसिकली मैं सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। और अटैच डिवाइस, कितने डिवाइस के साथ में अटैच हैं वो आपको ये बता रहा है। डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड उनकी कितनी है रियल टाइम वो बता रहा है। सिस्टम इन्फो में कनेक्शन टाइम बता रहा है कि जो आपका वैन की कनेक्टिविटी है, वैन इन द सेंस इंटरनेट, जिस आईएसपी से आपने जो इंटरनेट ले रखा है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे है और उसको कैसे वो आपके राउटर में कनेक्ट हुआ है। तो ये बेसिकली डायनेमिक आईपी मोड पे आपका कनेक्टेड है कि आपका जो आईएसपी है ऑटोमेटिक आईपी असाइन करवा रहा है आपके टेंडा के राउटर को। और वैन का जो आईपी है वो ये मिला हुआ है, सबमिट मास्क ये है उसका, और गेटवे ये है। तो वैन का मैक एड्रेस जो है वो ये है। तो इस हिसाब से ये स्टेटस में सारा कुछ शो करता है। इंटरनेट सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको आप किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है वो कर सकते हैं। पीपीओ डायलअप कनेक्शन पर क्लिक कर दूंगा तो अगर आपका आईएसपी पीपीओ डायलअप कनेक्शन आपको देता है, यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है, जैसे बीएसएनएल है, ब्रॉडबैंड के अंदर में आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है बीएसएनएल, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और उसको ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा और आपको वैन से पब्लिक आईपी आपको असाइन हो जाएंगे। डायनेमिक आईपी मतलब कुछ ऐसे आईएसपी होते हैं जो आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि आपको सिर्फ डायरेक्टली आपके वैन पोर्ट में हमारी लैन केबल को इंसर्ट करना है, ऑटोमेटिक आईपी असाइन हो जाएगा। कुछ एक आईएसपी ऐसे हैं जो आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको पब्लिक आईपी देंगे। आप चाहते हैं तो स्टैटिक आईपी उनसे बात करके ले सकते हैं। वो बेसिकली ज़्यादातर ये लीज लाइन कनेक्शन लेने में यूज़ होता है स्टैटिक आईपी। अब लीज लाइन कनेक्शन क्या है कि जब हमको एक फिक्स डाउनलोड और अपलोड की स्पीड चाहिए होती है तब हम अपने आईएसपी को बोल के लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं, जिसमें डेडिकेटेड स्पीड आपको प्रोवाइड करके वो देता है। ब्रॉडबैंड के अंदर में स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है हमेशा। ब्रॉडबैंड का कोई भी प्लान आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा अप टू 5 Mbps, अप टू 10 Mbps। तो कहने का मतलब है कि फ्लक्चुएट कर सकता है आप ब्रॉडबैंड का स्पीड, लेकिन लीज लाइन के अंदर हमेशा आपको 1-on-1 का फिक्स्ड डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। अब आ जाते हैं, तो ये कनेक्शन था पूरा इस टाइप का इंटरनेट सेटिंग में। ये आप कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तीनों जो भी आपका आईएसपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम वायरलेस सेटिंग में। वायरलेस सेटिंग के अंदर में आ जाते हैं तो वाईफाई की सेटिंग आप ऑन करनी है, आपको ऑफ करनी है। पहले ये बटन दिया हुआ है। वाईफाई का नेम आपको क्या रखना है वो आप दे सकते हो। और वाईफाई का नेम बोले तो SSID, जो भी आपको दूसरे हॉटस्पॉट की तरह आपको मोबाइल में दिखेगी कि आपके राउटर का नाम, वो यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी अगर आपको रखनी है तो आप WPA2 रख सकते हैं। पासवर्ड अपना यहाँ पे एंटर कर दें। सिग्नल स्ट्रेंथ, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको लो रखना है कि हाई रखना है। सिग्नल स्ट्रेंथ का मतलब वाईफाई का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो अगर आप हाई रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक 20 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा, लो रखेंगे तो ये 40 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा। लेकिन इसके अंदर में आपको जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी लो रखेंगे तो, लेकिन डिस्टेंस है जो वो कम हो जाएगा। हाई रखेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन जो बैंडविड्थ है वो उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये लो हाई का सिग्नल स्ट्रेंथ का यही है। अच्छा, वाईफाई शेड्यूल, अगर आपको ऑटोमेटिक वाईफाई को बंद करना है कि जैसे आप चाहते हैं कि भाई नाइट टाइम के अंदर में मुझे रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मुझे वाईफाई को बंद करना है, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे टाइमर डाल सकते हैं कि कितने बजे से लेकर के आपको बंद करना है। रात को 12 बजे आप इसमें डिफ़ाइन कर दो,
ठीक है, कब से, और सुबह के 7 बजे तक, जैसे इसमें है तो 6 बजे तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। कब कब करना है, संडे को नहीं मेरे को चलाना तो संडे को आप ऑफ कर सकते हैं, या आप किसी भी डे को डिफाइन कर सकते हैं, या एवरी डे भी कर सकते हैं। ठीक है, WPS बटन को आप इसको डिसेबल ही रखें, ऑन ना करें, क्योंकि WPS जैसे आप अनेबल करते हैं तो यहाँ पे एक WPS पिन कोड जनरेट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो उसको ऑन रख करके डायरेक्टली WPS बटन होता है एक राउटर में, उसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको WPS सिक्योरिटी ये जो है ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ईज़िली हैक हो जाती है WPS पिन कोड्स। तो इसको आप यूज़ ना करें, बेटर है इसको डिसेबल ही रखें। ये एक्चुअली बहुत पुरानी सिक्योरिटी है जो अभी भी चलती आ रही है डिवाइसेस के अंदर में। ये होती क्यों है, ये इसलिए होती है क्या कि बिना किसी वाईफाई पासवर्ड को डाले हुए आप ऑटोमेटिक आपका WPS बटन के साथ में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, तो उसी के लिए ये दिया जाता है ऑप्शन। इसको यूज़ ना करें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वायरलेस पैरामीटर्स के अंदर में। तो आपको ये रखना है इसके अंदर में 11BGN। अगर ऐसा कोई डिवाइस है जिसके अंदर में सिर्फ G सपोर्ट करता है, B सपोर्ट करता है, तो उनके लिए है हमको तो ये तीनों ही रखने हैं, हमको इसको चेंज नहीं करना है। चैनल इसको आप ऑटो पे रख के मैं तो कहता हूँ छोड़िए, क्योंकि जैसे भी आपके एयर में ट्रैफिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग राउटर अपना चैनल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। बेस्ट चैनल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 11 ये बेस्ट चैनल रहते हैं। उसके बाद चैनल नंबर 6 पे भी अच्छा काम करता है। तो इन तीन चैनलों पे ज़्यादा वर्क होता है। जो चैनल विड्थ बता रहा हूँ मैं, आप 20 और 40 ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया लो और हाई का ऑटोमेटिक अगर आप 20 सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ये हाई हो जाएगी, और 40 के अंदर में आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम ही रहेगी। इस लो हाई का इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो आप इसको ऑटो पे चाहे तो ऑटो पे भी रख सकते हैं। आप इसको 20 मेगाहर्ट्ज़ पे चाहते हैं तो ज़्यादा एरिया को कवर करने वाला है आपका राउटर 20 मेगाहर्ट्ज़ से। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे आपने राउटर लगा रखा है और आपको ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, तो आप इसको 20 मेगाहर्ट्ज़ पे रख के चलाइए, तो आपको नेटवर्क आराम से इजीली मिल जाएगा। तो ये सारी सेटिंग थी वाईफाई की। बैंडविड्थ कंट्रोल में आ गया। इसके अंदर में आप बैंडविड्थ चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस आपके अटैच्ड है, उनको कितनी आपने बैंडविड्थ अलोकेट करनी है। मैनुअल आप उसके अंदर में जाके क्या साइन भी कर सकते हैं कि कितनी आपको उनको डाउनलोड की लिमिट कितनी देनी है, अपलोड की लिमिट कितनी देनी है। ठीक है, ये सारा आप उनको मैनुअल असाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, इस हिसाब से है। अगर आपको कोई डिवाइस ब्लॉक करना है जो आपको लगता है यार इसको मेरे को ब्लॉक करना है, तो आप उस डिवाइस का मैक एड्रेस, उसका जो नेम है जो है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। मैक एड्रेस बेसिकली मैक एड्रेस से ब्लॉक होता है ये डिवाइस। कभी भी अगर उसको पासवर्ड भी मालूम है तो वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसको ब्लॉक मोड में आपने डाल दिया है तो ठीक है, आप यहाँ से इसको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से। अब आ गया इम्पोर्टेंट वायरलेस रिपीटिंग मोड। इसके अंदर में क्या है, अब आपको क्या करना है कि यूनिवर्सल रिपीटर मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करेगा, ये ब्रिजिंग करेगा, मतलब एक ब्रिज बना देगा आपको इंटरनेट के सोर्स से लेकर के, और आपका जो मेन डिवाइस जिसको आपको, जैसे मान लो कि आप CCTV कैमरा के DVR को ऑनलाइन करना चाहते हैं। DVR आपको जैसे कि आपको पता है DVR NVR में LAN का ही पोर्ट रहता है, तो LAN के पोर्ट को आपने टेंडा के राउटर से कनेक्ट कर दिया बाय LAN, और टेंडा के राउटर को आपने JioFi के थ्रू JioFi राउटर के पे आपने कनेक्ट करना है वाईफाई के थ्रू। तो इसके लिए आपने अपना JioFi डोंगल को वाईफाई को ऑन करना है, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। आपने मान लो उसका नाम विंडी है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना, और उसका जो भी JioFi डोंगल का पासवर्ड है वो आपने यहाँ डाल देना। उसके बाद में आपने इसको ओके कर देना। तो क्या होगा, आपका ये एज ए कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ में, और आपका जो DVR रहेगा उसको इंटरनेट प्रोवाइड होने लग जाएगा, चालू हो जाएगा इंटरनेट मिलना। आप चाहते हैं तो DVR के साथ साथ में एक और LAN केबल लगा के आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी इंटरनेट चला सकते हैं बाय LAN। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्सल रिपीटर काम करता है, एज ए एक्सटेंड भी करता है और ब्रिज मोड पे भी ये रहता है। तो ये एक ब्रिजिंग बना के रखता है प्लस एक्सटेंड भी करता है डेटा। तो इस तरह से ये काम करता है। पेरेंटल कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके अंदर में क्या है कि अगर कोई बच्चा यूज़ कर रहा है कोई डिवाइस, अगर आप उसके लिए पेरेंटल करना है तो वेबसाइट की रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी आपने उसको वेबसाइट का एक्सेस देना है। तो ओनली परमिट करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक वेबसाइट आप इसमें ऐड करने वाले हैं वही वेबसाइट खुलेगी, उसके अलावा और कोई नहीं खुलेगी। ओनली फॉरबिड करनी है तो मतलब ये वेबसाइट जो आप अंदर डाल रहे हैं, जैसे आपने 3-4 वेबसाइट डाली है तो वो वेबसाइट्स नहीं खुलेगी और बाकी सब खुल जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से मान लो कि मैंने डाल दिया कि ओनली फॉरवर्ड करनी है, तो आपने यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई फेसबुक नहीं खोलनी चाहिए, तो मैंने फेसबुक डाल दी और इसको ऐड कर दिया। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। कब कब ऐड होनी चाहिए, सभी पे लगा दो। 24 आवर करनी है आपने, तो 00 से लेके लास्ट का 23 और इसके अंदर भी लास्ट का 55। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया और उसको ओके कर दिया, तो क्या होगा, पेरेंटल कंट्रोल सेव हो गया। तो ये सेव हो जाएगा। अब एडवांस मोड में जाके देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्या ऑप्शन है। स्टैटिक आईपी, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग कोई करनी है तो पोर्ट आप फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, इंटरनल आईपी डाल के, इंटरनल पोर्ट डाल के, ज़्यादा कुछ है नहीं। DDNS, अगर आपको अपना जो पब्लिक आईपी है आपका, उसको एज ए DDNS यूज़ करना है, मतलब ऐसे डोमेन नेम आपको उठाना है जो कि सब डोमेन आपको नाम देगा आपको। उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ये DYNDNS एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, DDNS सर्विस प्रोवाइड करती है, नो आईपी करती है, नो आईपी फ्री करती है 1 महीने के लिए। DDNS पहले फ्री करती थी, अब DYNDNS पहले करती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह से आप इनका भी यूज़ ले सकते हैं। DMZ पोर्ट, मतलब कि आप इसको इनेबल करके जो भी आईपी डालेंगे आपके नेटवर्क का, उसके सारे के सारे पोर्ट ऑटोमेटिक सारे फॉरवर्ड हो जाएंगे इंटरनेट पे। UPnP भी ये कि आपके डिवाइस में कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें UPnP ऑप्शन है और वो अनेबल है, उससे आपने अनेबल कर दिया तो जितने भी UPnP रिलेटेड पोर्ट होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में, इस पूरे टेंडा के राउटर में यही चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। टेंडा का राउटर का यूजर ने पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वैन कनेक्शन के पैरामीटर्स कुछ हैं, ये आपको कोई भी ज़्यादा कुछ काम करनी है। MTU सेटिंग को आपको चेंज नहीं करना होता। MTU ये ISP से रिलेटेड होता है, तो ISP को अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको 1500 या 1400 जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है MTU कनेक्शन की, वो चेंज करके अपने हिसाब से कर लेता है। तो कुछ ज़्यादा इसके अंदर में अपना कुछ नहीं है। LAN का IP एड्रेस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं जैसा कि आपको लगे। DHCP सर्वर, अगर आप जियो फाई का डोंगल यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा DHCP से सर्वर को वायरलेस रिपीटर मोड में, तो उसको हमेशा डिसेबल करके रखें, अनेबल ना करें। रिमोट मैनेजमेंट ये है कि अगर आपको इंटरनेट को बाहर से एक्सेस करना है, रिमोट से, मतलब कि कहीं और से, किसी और लोकेशन से, उसको अनेबल रखें। अगर आप ये टिक हटा देंगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे बाहर से। कोई भी यूज़ कर सकता है बाहर से, और जो पोर्ट होगा बाहर से यूज़ करने का वो 8080 हो जाएगा। और अगर आप LAN पे करेंगे तो 80 पे ही काम करेगा। टाइम जोन आप अपने कंट्री के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको रीबूट करना है राउटर को तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पूरा रीसेट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो भी आपने पूरी सेटिंग कर रखी है राउटर के अंदर में, सारी वाईफाई की सेटिंग है, चाहे इंटरनेट कनेक्शन की सेटिंग है, उसका पूरा का पूरा एक बैकअप लेके आप रख सकते हैं। और उसी बैकअप फाइल को आपको रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो और अगर आपको सिस्टम लॉक या आपके राउटर के अंदर में किसने कब लॉगिन किया, क्या क्या काम किया, वो सारा सिस्टम लॉक को आपको लॉग फाइल को एक्सपोर्ट करना है, आप ये यहाँ से कर सकते हैं। अगर टेंडा राउटर की इस मॉडल की कोई नई फर्मवेयर आई है तो आप यहाँ से जाकर के उस फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑटो मेंटेनेंस अनेबल कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग इतने टाइम में ईच डे राउटर विल ऑटो रिबूट। ये राउटर है जो ऑटोमेटिक रिबूट होगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये रिबूट नहीं होगा। अब अगर ये अनेबल है तो आपका जो रोज़ाना क्या होगा कि राउटर 3 बजे से 5 बजे के बीच में ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। तो जो रैम की कैशेज़ हैं वो क्लियर हो जाती है इससे। एक बार अगर राउटर रिबूट हो जाता है और आपका जो परफॉर्मेंस है उसकी वो अच्छी बनी रहती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने टेंडा राउटर के ऊपर बनाया है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सेल है मार्केट में और लोग बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन सारे फीचर को समझ नहीं पाते। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मुझे और कुछ जानना है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने का। थैंक यू।